सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजज़िया। आज मेरे साथ हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ़ ग़ुलाम मुर्तज़ा मौजूद हैं और जो सियासी सूरत हाल है, आज बड़े अरसे के बाद मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा ने चुप का रोज़ा तोड़ा है। वो आई हैं इस्लामाबाद और उन्होंने एहसन इकबाल साहब के वो घर गई हैं, फिर वो शाहिदा खान अब्बासी साहब के घर गई हैं, मीडिया टॉक हुई है और बड़े एक पुरएतमाद लहजे में उन्होंने गुफ्तगू की है, एक बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो आज इस प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या मतलब है। वो अब जो आई हैं बाहर और जो उन्होंने गुफ्तगू की है, बड़ी इम्पोर्टेंट गुफ्तगू है और मुस्लिम लीग नून एक बड़ी पॉलिटिकल जमात है। क्या उसके अंदर चल रहा है, मरीम नवाज़ साहबा क्यों इतने महीने खामोश रहीं और अब यकायक वो अचानक क्यों आ गई हैं और आकर उन्होंने कहा है कि पार्टी ने अगर कहा तो मैं रोल प्ले करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या अभी तक पार्टी ने उन्हें कोई रोल ही नहीं दिया? बड़े अहम सवाल हैं, क्योंकि हम तो ये समझते थे कि वो उन्होंने कहा कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो अपने वालिद साहब की सेहत पर तवज्जो दूंगी। जो मुझे उनकी आखिरी स्टेटमेंट याद है उसमें तो उन्होंने यही कहा था कि मैं सबसे पहले मैंने अपनी वालदा को खोया है और मैं अपने वालिद को नहीं खोना चाहती। लेकिन अब आज वो फरमा रही हैं कि अगर पार्टी ने मुझसे कहा तो मैं रोल प्ले करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल ही ये एक डिफरेंट बात उन्होंने कही है। शहबाज साहब का बयानिया जो आम तौर पे समझा जाता है कि वो कहते हैं कि इदारों के ख़िलाफ़ नहीं जाना और उससे बड़ा नुकसान हुआ है मुस्लिम लीग नून को, और अगर मज़ीद हम इसी तरह कहते रहे चलते रहे तो फिर इतनी बड़ी जो जमात है मुस्लिम लीग नून, उसका वो कोई मुस्तकबिल नहीं देखते। लेकिन मरीम साहबा ने आज कहा कि दो ही नारे हैं, वोट को इज़्ज़त दो, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ। ये तो कहानी वहीं पर आ गई है सारी। तो फिर ये क्या हुआ, ये सारी खामोशी, वो CBMs, वो डील की खबरें, ये सब क्या हुआ, इस पर बात करेंगे मुर्तज़ा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की इनसाइड बहुत ज़्यादा समझते हैं, जानते हैं, उनसे बड़ा इनकी बड़ी गुफ्तगू होती रहती है, जिसे हम कभी कभी मजाक में कहते हैं गाफ्तागू। तो ये इनसे आज पूछेंगे कि क्या चल रहा है। दूसरा, आज सिंध चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह का एक बड़ा फ़ैसला, और यकीनन वो इस पर मुस्तहक हैं कि उनकी दाद दी जाए। उन्होंने ये फ़ैसला किया कि PSL के मैचेस तो होने चाहिए, क्रिकेट पाकिस्तानियों के दिल के बहुत नज़दीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मैचेस जो हैं ये तमाशाइयों के बग़ैर होंगे, लोग इसको अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख सकेंगे, ग्राउंड में नहीं आएंगे, इसलिए कि कोरोना वायरस का जो मामला है वो बड़ा ख़तरनाक है। और ये एक बड़ा अहसन फ़ैसला है। देखें, मदीना मुनव्वरा, मक्का मोज़मा में जो इज्तिमात थे उनको सऊदी गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया। फिर बहुत सारे जो ममालिक के लोग आते थे उनकी आमद को रोका, उम्रा के वीज़े पर और विज़िट वीज़े पर पाबंदी लगाई। डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के सदर ने, यूरोप से जो फ़्लाइट्स जा रही थी उनको रोकने का ऐलान किया और कहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका के शहरी या जो रेजिडेंट्स हैं वो अमेरिका आ जा सकेंगे। कुवैत ने फ़्लाइट्स रोक दी हैं। इंडिया ने IPL के बारे में ये फ़ैसला किया है कि वो भी शायद जो मैचेस होंगे लेकिन ग्राउंड में लोग नहीं आ सकेंगे, क्योंकि कोरोना जो है ये एक बीमारी है जो फैल रही है, बहुत ज़्यादा फैल रही है, और उसमें एक ख़ास उम्र के लोग जो हैं वो उनके बचने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उनका जो मुदाफ़ती निज़ाम है बॉडी का वो ठीक नहीं। तो ये एक बड़ा अहसन फ़ैसला है। हदीस शरीफ भी है कि आप एहतियात से भी काम लें और दवा भी लें, सुन्नत है ये तो। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अब ये मैचेस वगैरह तो हो गया, लेकिन एक तबलीगी जमात का बड़ा इज्तिमा हो रहा है और उसकी इजाज़त दी गई है। तबलीग का जो मामला है बहुत अच्छा मामला है, ये अल्लाह और अल्लाह के नबी को बड़ा पसंद है, और हम सब ये समझते हैं कि ये बिल्कुल ये ऐसा ग्रोह है तबलीगी जमात वाले जो किसी सियासत में नहीं पढ़ते, सिर्फ़ अपनी दर्स व तदरीस और तबलीग से इनका ताल्लुक़ रहता है। लेकिन अगर लोगों को इकट्ठा एक जगह करने से ये बीमारी फैलती है तो इस इज्तिमा को 2 हफ़्तों के लिए 3 हफ़्तों के लिए मुलतवी किया जा सकता है,
किया जा सकता था, इसलिए कि बताया ये जाता है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी आएगी तो कोरोना वायरस जो है वो डाउन होगा। गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने ये कह दिया जी हमने रिक्वेस्ट की थी मुंतज़मीन से, तो उन्होंने कहा नहीं जी हम करेंगे। तो ये कोई जवाब तो नहीं है पंजाब गवर्नमेंट का। आपको लोगों को, इसीलिए आपको हुकूमत में आपको बिठाया जाता है वोट दे के कि आप लोगों के मफादात के फ़ैसले करें और उनको कन्विंस करें। इसमें कोई सख्ती या कोई ताकत के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं। तबलीगी जमात के जो अकाबरीन हैं बहुत समझदार, और उनका कोई इस तरह की फ़िरका वारियत से और झगड़े से ताल्लुक़ भी नहीं है। वो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करते हैं, दीन की तबलीग करते हैं। अगर आप उनसे कोई ज़िम्मेदार आदमी को बैठ कर बात कर लेता तो शायद वो ख़ुद ही इस बात को मुलतवी कर देते। बहरहाल ये दो चार चीज़ें हैं जिनका हमने, और भी इसके अलावा चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले मरियम नवाज़ साहबा, उन्होंने कहा जी कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या है, ज़रा सुनवा दीजिए। उन्होंने कहा दो ही बातें हैं, ज़रा आप खुद उनकी ज़ुबानी सुन लें। मुस्लिम लीग नून के दो नारे हैं, वोट को इज्जत दो और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। मुर्तज़ा, मुस्लिम लीग नून के दो ही बयानिए हैं, वोट को इज्जत दो और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। अब ये तो कहानी जहाँ से शुरू हुई थी, दुनिया गोल है, वहीं पे आ गया सब कुछ। वो जो बीच में फिर इतनी खामोशी, उनका नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना, CBM, फिर शहबाज शरीफ साहब का चले जाना, क्या हुआ क्या है, ज़रा कुछ थोड़ा सा अपने अल्फाज में हमें बयान करें। ये जो पहला जुमला है ना कि वोट को इज़्ज़त दो, ये तो इस हवाले से तो ये दुरुस्त है, लेकिन उसके साथ जो अगला जुमला है ना, उसकी जगह ये है कि वोट को इज़्ज़त दो और हमें लंदन जाने दो। सूरत हाल ये है। अच्छा, ये इन्होंने जाना था, उसी CBMs के तहत दिसंबर में जाना था, ना जा सकी, और फिर उसका इंतज़ार करती रही, तारीखें होती रहीं। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि मेरी बेटी पास हो तो ज़्यादा बेहतर है, मैं इलाज करवा लूँ, वो ना हो सका। तो अब फ़ैसला ये किया गया है कि इन लोगों को, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, इनको पार्टी में लीडिंग रोल के तौर पे सामने लाया जाए। और आज इन दोनों के घरों में जाने का मकसद ये था, एक तो पॉलिटिक्स जो आने वाले दिनों में नून लीग करेगी वो एहतसाब के ख़िलाफ़ पॉलिटिक्स होगी, उनकी सारी नैब के ख़िलाफ़ होगी। उसके साथ साथ वो कौमी अदारों को किसी को मुलायन नहीं करेगी। और ये भी एक ख़बर है कि शायद चंद दिनों में ही मियां नवाज शरीफ साहब भी थोड़ी सी तबीयत उनकी बेहतर हो जाए तो वो बातचीत करेंगे मीडिया से वहाँ पे लंदन में। तो वहाँ पे वो भी इस तरह की बातें करेंगे, क्योंकि जो CBMs हो रहे थे, जो बातचीत चल रही थी, वो एक पॉइंट के ऊपर आके रुक गई है। तो उसके बाद अब ये डेवलप हुआ है कि जी अब मरियम साहबा ख़ुद बाहर निकले, इन लोगों को बैकअप करें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, और जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उनका जो बयानिया था या जो वो बातचीत कर रहे थे उनको पीछे किया जाए। पीछे करने से मुराद मेरी ये है कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो भी इन्हीं की पार्टी है, इन्हीं के लोग हैं। जब उनकी ज़रूरत होती है उनको आगे कर दिया जाता है, जब इन लोगों की ज़रूरत होगी, अब इन लोगों की ज़रूरत महसूस हो रही है तो इन लोगों को आगे किया गया है। होना ये है कि 2-4 हफ़्तों में अगर यही बयानिया चला और मरियम साहबा को ट्वीट शुरू की उन्होंने और साथ बातचीत भी उसका सिलसिला जारी रखा, तो हुकूमत जो थोड़ा बहुत कुछ अड़फस कर रही थी कि जी मरियम बाहर ना जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि वो कहें कि जी इनको इनके वालिद साहब के इलाज के लिए वहाँ जाने दिया जाए, और फिर वही नारा जो वोट को इज़्ज़त दो और बाकी अगला जो है कि हमें लंदन जाने दो। तो यही गेम है सारी, और कुछ भी नहीं है इसमें। आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही, बल्कि उल्टा नवाज शरीफ साहब की पंजाब हुकूमत ने ज़मानत ही कैंसिल कर दी है, तो ये अब मरियम साहबा बाहर आई हैं और अब वो बेसिकली जब वो कहती हैं नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, तो इसका मकसद ये है कि मुझे लंदन जाने दो जी। और ये अगर उनको लंदन जाने दे दिया गया तो ये बात ख़त्म हो जाएगी जी, क्योंकि दोनों लोग तो कोई वोट के बयानिए की बात ही नहीं कर रहे। जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं ना वो कर रहे हैं, ना ऐसे नहीं। लेकिन आज उन्होंने एक और बात कही है, वो भी मैं आपको सुनवा देता हूँ। उन्होंने कहा कि जो मियाँ साहब का इलाज है वो मेरी वजह से नहीं रुका हुआ। सुनिए क्या फरमा रही हैं। जो बातें आई थी कि वो कह रहे थे कि मैं मरियम के बगैर इलाज नहीं कराऊंगा, ये बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि उनकी 2 दफ़ा हॉस्पिटलाइजेशन हुई उनकी और सारा कुछ बुक हो गया, तो कोई बाय चांस 1-2 दिनों में मेरी तारीख थी
दोनों बार, तो उन्होंने कहा कि मरियम की जो अब तारीख आ रही है मैं उस तक देख लेता हूँ, और अगर तो इजाज़त मिल गई तो मैं करवा लूँगा, नहीं तो हम फिर जब इसकी तारीख गुजर जाएगी जो भी फैसला आएगा वो देखेंगे। तो वो तो बाहर जाने को कोई इतना ज़्यादा संजीदगी से ले नहीं रही। उन्होंने कहा, मियाँ साहब ने भी कहा अच्छा तारीख लगी हुई है, अगर आ गई तो ठीक है, उन्हीं दिनों में कर लेंगे। तो वो मीडिया ने बढ़ा चढ़ा के इतना बयान किया है, आप एवं उनके बिहाफ पर बातें कर रहे हैं। इतनी जल्दी इस की तरदीद की क्यों ज़रूरत पड़ गई है इस वक्त आके? उस जब ये 15-20 दिन पहले ये बात चल रही थी तो उस वक्त जवाब दे दिया जाता है इस बात का। कोई सियासी लीडर इनका बात कर लेता है कि ऐसी बात नहीं है। बात ही ये है और इसके अलावा तो कोई बात नहीं है कि मरियम साहबा को बुला रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के वो आ जाएं और उनके पास रहें, और यही इनका मामला था। जो CBMs थे वो भी इसी बात के ऊपर थे। इन्होंने जाना था तो शहबाज शरीफ साहब इधर वापस आ जाते, फिर वो अपनी सूरत हाल कर लेते। आप ही के प्रोग्राम में गुज़िश्ता हफ्ते हमने बात की थी कि या शहबाज शरीफ साहब को इख्तियार कुछ मिलेगा पार्टी की जानिब से तो बातचीत आगे बढ़ेगी और पॉलिटिक्स पॉजिटिवली चलेगी। अगर नहीं मिलेगा इख्तियार तो फिर ये उनको तंग करने के लिए मौजूदा गवर्नमेंट को ये इस तरह के काम थोड़े बहुत करेंगे, उसके बाद अलाउ हो जाएगा कोई न किसी तरह। और इनको हुकूमत ये कह सकती है कि आप इसको इजाज़त दे दी जाए जाने की वालिद साहब के पास। तो अगर वो वहाँ, क्योंकि सूरत हाल आप जानते हैं कि इकनॉमिक मेल्टडाउन भी है, मईशत दगरगूं हालत में है, कोरोना है और बहुत सारे मसाइल का सामना है, तो उस सारे तनाज़र में गवर्नमेंट और नए महाज शायद ना खोलने के लिए जो है तैयार हो, तो वो ये इनको कहें कि आप जाएं और ये यही है कि वोट को इज़्ज़त दो और हमें लंदन जाने दो। अच्छा, जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने जो मुझसे बात कही मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। उन लोगों का ये ख्याल है कि जो शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और इस तरह के बहुत सारे लोग जो अब विक्टिम रहे हैं, नैब ने उनको पकड़ा भी और वो ये समझते हैं कि उन्होंने सफ़र किया, वो उन्होंने मरियम से अप्रोच किया। बहुत सारी जो पैगाम रसानी हुई उसमें मरियम साहबा से ये कहा गया कि देखें नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, उनके भाई शहबाज साहब उनको ले गए हैं वहाँ पर, और आप अगर इसी तरह खामोश बैठी रहेंगी और ये पार्टी ख्वाजा आसफ़ और शहबाज साहब के हाथ में चली जाएगी तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि पार्टी के बहुत सारे जो MPs हैं, MPAs हैं, MNAs हैं, वो तहरीक इंसाफ की तरफ जा रहे हैं। लोकल बॉडीज़ आगे इलेक्शन आ रहे हैं, तो हमें अपने साथियों को अपने साथ रखना है, ये बताना है कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं और एज ए पार्टी हम सर्वाइव करेंगे। तो उसमें वो जो आपका जो बयानिया था वही पार्टी वर्कर्स की बड़ी अक्सरियत ने एंडोर्स किया और इसीलिए पार्टी ने सर्वाइव किया। तो आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, और जब आप लीड करेंगी हमें, एक बहुत बड़ा जो पार्टी का फैक्शन है वो आपके पीछे नज़र आएगा, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब भी इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि मरियम जो है उसका एक इतना इफेक्टिव और एक्टिव रोल है पॉलिटिक्स में कि वो इन मामलात को सही अंदाज में हैंडल कर सकती है। वगरना उन लोगों ने ये कहा मरियम साहबा से कि ये क़यादत हमज़ा शहबाज के पास चली जाएगी। शहबाज शरीफ साहब ऑलरेडी लीडर ऑफ द अपोजिशन है, ख्वाजा आसफ़ साहब पार्लिमानी कायद हैं, तो आप उनको चैलेंज करें पार्टी के अंदर रहते हुए और फैसला फिर नवाज शरीफ साहब पर छोड़ें, ताकि वो भी फिर अपने भाई से कह सकें कि देखें शहबाज, ये तो सारी पार्टी मरियम के साथ जा रही है। तो ये जो सारी मूव हो रही है ये इसीलिए की गई और यही वजह है कि ख्वाजा आसफ़ के साथ फिर शाहिद खाकान अब्बासी बैठे और पार्लिमानी पार्टी की सदारत दोनों रहनुमाओं ने की, और यही वजह है कि पीर साबिर शाह जो पार्लिमानी पार्टी के अंदर कड़के और उन्होंने कहा जो कायद का बयानिया है, अगर वो बयानिया हमने छोड़ दिया वोट को इज़्ज़त दो तो ये पार्टी बर्बाद हो जाएगी। बहुत सारे लोग, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि ये जो भी मूव हुई है, आम तासुर एक ये जा रहा है कि शायद ये नवाज शरीफ साहब के कहने पर मरियम साहबा ने मूव की है, लेकिन हकीकत ये है कि मरियम साहबा ने यह मूव इसलिए किया है कि वो ये समझती हैं कि वो इस तरीके से अपने वालिद साहब को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगी, अपने चचा और अपने जो फर्स्ट कज़न का जो इन्फ्लुएंस है या उनके जो साथी हैं उनका पार्टी के अंदर इन्फ्लुएंस काउंटर करने में कामयाब होंगी। ओरिजिनल सूरत हाल सर ये है कि अगर आप गुज़िश्ता 10 दिन की पॉलिटिक्स देखें, उसमें एक ही बात हो रही है कि तलाश गुमशुदा का इश्तहार दे दें मियाँ शहबाज शरीफ के लिए, अपोजिशन लीडर को वापस लाएं, बार बार यही बात होती रही है। अब जब नहीं, ये उन लोगों ने बात की है जो बुनियादी तौर पर मरियम साहबा के नज़दीक हैं और वो चाह ये रहे हैं कि शहबाज साहब वहाँ से निकलें ताकि नवाज शरीफ साहब तक जो इस वक्त एक्सेस है शहबाज साहब ने ब्लॉक की हुई है वहाँ पर,
कोई पॉलिटिकल आदमी शहबाज साहब की मर्जी के बगैर उनसे नहीं मिल सकता। तो वो कह रहे हैं कि वो लंदन से निकलें, इधर आएँ, और फिर वो जो पूरा एक सारा वो जो पर्ची सिस्टम है और वो जो गुफ्तगू है, क्योंकि यहाँ पर जब थे नवाज शरीफ साहब तो मरियम साहबा जेल में भी थी, फिर सर्विसेज हॉस्पिटल में, तो यहाँ पर जो सारा कंट्रोल था वो मरियम साहबा के पास था। और शहबाज साहब आते थे 15-20 मिनट के लिए, घंटे के बाद वो होके वापस चले जाते थे। तो जो शहबाज साहब का बयानिया है वो नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द नहीं होता था उस वक्त, और हमें उनकी स्टेटमेंट्स में भी ये नज़र आता था। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट की जानिब से बार बार आप जानते हैं कुछ वज़रा ने भी बात की, और मशीर इत्तलात व नशरियात ने भी बात की, और कुछ और जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए या उन्हें रिप्लेस किया जाए। बार बार इसके कहने के ऊपर इसको उन्होंने पीछे धकेलने के लिए इस बात को आज मरीम साहबा को बाहर निकाल दिया है। इससे पहले जब मियां नवाज शरीफ साहब से उनकी बात हुई है, गुज़िश्ता हफ्ते हमने ये ख़बर दी थी कि ये बातचीत उनकी मियां नवाज शरीफ साहब से हुई है और वो आने वाले दिनों में एक्टिव होने जा रही हैं। और एक्टिव इसलिए किया जा रहा है उन्हें कि वो आके एक तो इन दोनों लोगों को जो अभी इस सारे मीडिया में जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे शायद खान अब्बासी कोई ऐसा चैनल नहीं है छोटा हो बड़ा हो जहाँ पे वो नहीं गए, वहाँ जाके उन्होंने जो बातें की हैं उस बात को पार्टी के अंदर भी डिस्कस किया गया है। इससे पहले जो पार्लिमानी पार्टी हुई थी उसमें, और उससे पहले जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें ख्वाजा जो आसफ़ हैं उनके साथ उनकी इस हद तक मुँह मारी हो गई थी कि शायद एक दूसरे को उन्होंने तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकल गए। जी, वो उधर वो इसी बात के ऊपर निकले थे। उन्होंने कहा कि आपने किया क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, किसके कहने के आपके ऊपर आपने किया है। अच्छा, वो ये जो आप बात कह रहे हैं मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि सॉरी काट रहा हूँ आपकी बात, कि जो मियाँ जावेद लतीफ़ हैं शेखुपुरा से, बड़े वाइब्रेंट नून लीग के वो रुकने असम्बली हैं, उन्होंने ये कहा कि मत भूलें कि मरियम नवाज साहबा का कंटेनर भी तैयार हो रहा है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेगी, शहबाज शरीफ साहब आके कुछ करेंगे, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज का कंटेनर भी तैयार हो रहा है। तो मरियम नवाज बेसिकली जो कर रही हैं, अब हमने ये देखा है कि बेगम नुसरत भुट्टो साहबा और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब ज़ियाउल हक़ का मार्शल्ला था तो एक वक्त में बेनज़ीर साहबा ने नुसरत भुट्टो साहबा से पार्टी की सदारत ले ली थी। मुझे वो सारा एपिसोड याद है। सियासत बड़ी बेरहम है। ये अब फैक्ट है कि वो जब सेंट्रल एग्जेक्टिव का इजलास हो रहा था तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कोई एक्स्ट्रा कुर्सी वहाँ पर नहीं रखने दी थी, और जब फिर बेगम नुसरत भुट्टो साहबा आई तो उनके लिए बैठने की जगह नहीं थी। शी गॉट मैसेज बट शी वॉज़ ए वेरी जेंटल लेडी। तो उन्होंने अपनी बेटी की जो ख्वाहिश थी उसको उन्होंने पूरा किया और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बन गई पार्टी की चेयरपर्सन, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर को ये पता था कि नुसरत साहबा का जो टिल्ट है वो मुर्तज़ा की तरफ है, और मुर्तज़ा को वो अपना राइवल समझती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो कभी भी मुर्तज़ा आके उसको अपना उसमें वो क्लेम कर सकें। तो फिर वो सियासत हमने देखी। तो अब यहाँ पर भी मरियम नवाज साहबा को पता है कि उनके वालिद साहब बीमार हैं और उनके चचा और उनका जो ग्रुप है वो पार्टी पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। तो मरियम नवाज़ ने ये एक मूव की है बड़ी सोच समझ के। आम पार्टी वर्कर यही समझ रहा है कि ये नवाज शरीफ साहब के कहने पर किया गया, लेकिन बहुत सारे जो इनसाइडर्स हैं वो ये कहते हैं कि मरियम साहबा ने ये मूव इसलिए की है कि पार्टी सारी उनके पास आएगी, वर्कर्स उनकी तरफ आएंगे, अरकान असम्बली उनकी तरफ आएंगे, और एंटाई एस्टेब्लिशमेंट जो नारा होता है उसमें हमेशा एक अट्रैक्शन होती है, ख़ास तौर पर जब आप अपोजिशन में होते हैं। तो इस बिना पर वो इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा कर सकेंगी, पार्टी के अंदर ऐसा क्लाउड क्रिएट करेंगी, बल्कि उसको स्ट्रेंथन करेंगी कि नवाज शरीफ साहब जो उनके वालिद भी हैं और चाहते भी शायद यही होंगे, तो उनके लिए उनका काम आसान हो जाएगा। वो शहबाज साहब से कहेंगे कि अब तो मरियम जो है देखें, अब तो शहबाज भाई ये तो मरियम ही चलाएगी। ये सूरत हाल ओरिजिनल तो ऐसे ही नज़र आ रही है कि शायद ये जो आपने फरमाया कि बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन जो हमारे पास इतलात हैं उन हवालों से मरियम नवाज साहबा जो हैं वो पार्टी को कुछ दिनों के लिए एक्टिवेट करेंगी। वो जिस तरह से एक दफ़ा होता है कि कहते हैं कि उसको लपकना झपकना पलट कर वो होता है, तो ये लहू गर्म रखने का ये सिर्फ़ और सिर्फ दोबारा एक दफ़ा टीम इन्होंने करनी है और उस दौरान अपना मकसद हासिल करना है, और उसके बाद दोबारा
इनको उसी तरह से बर्फ़ लग जाएगी। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर हम एक छोटा लेते हैं, वापस आते हैं तो इसी इशू पर बात करेंगे, क्योंकि कल भी हमने आपको गुफ्तगू सुनवाई थी। एतजाज़ एहसन साहब एक बहुत बड़े पॉलिटिकल जीनियस हैं। उन्होंने कल भी ये बात कही थी कि जो खामोशी है नवाज़ शरीफ साहब की, वो ज़मानत है इमरान ख़ान की हुकूमत की। तो आज मरीम नवाज़ साहबा ने उस खामोशी को तोड़ा है, तो फिर क्या वो जो ज़मानत है वो अब टूटने जा रही है? एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, बदलती हुई सूरत हाल, तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं। और ये बीच में एक थोड़ा सुकून का टाइम था, एक खामोशी सी थी, बड़ी पुरस्रार खामोशी। मरीम साहबा कह रही थी मैंने कोई बात ही नहीं करनी, और राना सनाउल्लाह साहब जब निकले थे बाहर तो मरीम साहबा से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद राना सनाउल्लाह ने जो पॉलिटिकल गुफ्तगू की, तो बताने वाले ये बताते हैं कि बड़ी डांट पड़ी मरीम साहबा को कि आपने ये क्या सिलसिला शुरू कर दिया। और वो फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने वालिद साहब की वजह से बहुत परेशान हूँ, और सब बात ख़त्म कर दी। लेकिन अब क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही, तो उन्होंने एक मूव की है। वो आज उन्होंने चक्कर लगाया इस्लामाबाद का। एहसन इकबाल साहब और शाहिद खकान अब्बासी के साथ गुफ्तगू हुई, बड़ी खुल के बयानिया वही, वोट को इज़्ज़त दो। और उन्होंने कहा कोई ऐसा मसला नहीं है नवाज़ शरीफ साहब, मैं अगर नहीं भी गई तो इलाज कराएंगे। और वो पार्टी ने, उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ने मुझ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली, कुछ कहा, तो मैं बिल्कुल आगे कदम बढ़ाऊंगी। इसी दौरान हमें ब्रेक के बाद तैयब बलोच ने भी ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि हमारे ये सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। और आज चीफ जस्टिस गुलजार ने जो गुफ्तगू की है स्टील मिल केस के हवाले से, उस पर और दीगर जो कानूनी मामलात हैं, तैयब बलोच से उन पर बात करेंगे। लेकिन मुर्तज़ा पहले कि पार्टी कहेगी कि आप आइए, पार्टियां पाकिस्तान की इतनी ताकतवर हैं कि वो कहें अपने कायदीन को कि अब आपकी ज़रूरत है, इससे पहले हमें आपकी ज़रूरत नहीं थी। ये तो पार्टी के लीडर का अपना फैसला है ना, जो उसने खुद फैसला करना कि अब मेरी ज़रूरत पड़ गई है और अब मुझे इत्काफ़ में बैठने की ज़रूरत पड़ गई है। तो ये इनका अपना फ़ैसला है कि आज आपने आना है, ज़ाती मुफादात हैं, ख़ुद अपनी बात के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। अगर मुल्क की बात हो, अगर पॉलिटिक्स की बात हो, और एक स्टैंडर्ड यार, एक तो आप सहाफ़ी जो है ना बहुत ज़्यादा इतने सार्केस्टिकली आप बातें करते हैं। अरे वो मुल्क की तो बात कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने अपनी ज़ात की क्या बात की है मुझे बताएं। कुछ भी नहीं की। मौलाना फजल रहमान साहब को यहाँ पर जब आया था, और वो आपको पता है कि बड़े आराम से मियाँ साहब जो है वो लंदन चले गए। वो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये इनके अपने, जो जिनके साथ मेरा उठना बैठना भी है, इनके अपने अच्छे पार्टी के लोग हैं, उन्होंने वो ये बात करते हैं अपनी महफिलों में, कहते हैं जी वोट को इज़्ज़त दो और हमें लंदन जाने दो। ये हकीकत में बता रहा हूँ आपको। यही बात है कि वोट को इज़्ज़त दो और हमें लंदन जाने दो। बस सर, वोट को तो उन्होंने इज़्ज़त दे ही दी है, अवाम को यहाँ पे छोड़ कर और ख़ुद लंदन में चले गए इलाज की घर से, या जो भी उन्होंने वो किया, और इलाज भी जो है वो नहीं हो रहा। तो साहब ज़रा वो वोट को इज़्ज़त दे रहे हैं, और यहाँ पे जो है अवाम का कोई पूछने वाला नहीं है। अवाम खुद जो उनके अपने वोटर्स हैं वो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब वो ये कहते हैं वोट को इज़्ज़त दो, तो आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जजेस के साथ आपकी वैसे भी प्राइवेट फंक्शंस में जो बार में होते हैं आपकी अलग सलग रहती है उनसे। जजेस आर वेरी काइंड, वो जर्नलिस्टों के साथ बड़ी शफकत करते हैं, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। ये वो जब ये कहते हैं वोट को इज़्ज़त दो, तो जजेस क्या फील करते हैं? सर, इस हवाले से तो जजेस क्या फ़ील करते हैं उनका तो मैं कोई ख़ास वो नहीं बता सकता, लेकिन वोट को इज़्ज़त दो तो हमने देखा भी है, और कोर्ट के अंदर भी जब इस तरह के मामलात आते रहे हैं, तो जजेस जो है वो बस एक रिएक्शन देने की बजाय बस सिर्फ एक मुस्कुराहट जो है वो उनके चेहरे पे आती है। तलाल चौधरी हमें याद है, वो कहते थे अब इन बुतों को वक्त आ गया मियाँ साहब, इन बुतों को निकाल कर बाहर फेंकें। और फिर हमने देखा वो खड़े हुए थे, क्योंकि मियाँ साहब ये कहते थे ये 4-5 लोग कौन है मेरा फैसला करने वाले। सर, जो इन्होंने वोट को इज्जत देने का नारा लगाया था वो इनफैक्ट अदलिया के ही खिलाफ था। जब हम उस वक्त जब चीफ जस्टिस साकिन निसार जब इनके मामलात सुन रहे थे, और फिर आपने देखा कि इनके जो मरकजी क़यादत है वो किस तरीके से तौहीन अदालत पे तौहीन अदालत करती रही थी, और जजेस को गालियाँ। निहाल हाशमी ने जो बात कही, दानियाल अजीज साहब ने जो बात कही, तलाल चौधरी साहब ने जो बात कही, खुद मियाँ साहब GT रोड पर जो बातें करते थे,
तो वो तो बहुत ही एंटाई जुडिशरी, एंटाई एस्टेब्लिशमेंट। जी सर, और फिर ये कि मुझे क्यों निकाला, गला उनका बैठा हुआ था, मुझे याद है आधी आवाज़ निकल रही थी, आधी नहीं निकल रही थी, और वो कह रहे थे मुझे क्यों निकाला। तो अब वो सारी के सारा जो क्रिटिसिज्म था वो था तो सारा जुडिशरी के ऊपर था। फिर तो सर ये हुआ कि वो मुल्क से ही निकल गए, अब तो वो चले गए मुल्क से। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा आते हैं कोर्ट की जानब भी, क्योंकि बड़ा अहम मामला है स्टील मिल का। मैंने पिछले दिनों एक प्रोग्राम भी किया था, मुमरेज़ खान साहब हमारे साथ थे, जो वो स्टेक होल्डर्स कमेटी है उसके वो सेक्रेटरी हैं स्टील मिल के। तो उन्होंने भी ये बात कही थी, चीफ जस्टिस से भी तब भी हमने ये रिक्वेस्ट करी थी कि ज़रा इसका नोटिस लें, और वो केस आज पेश हुआ तो ज़ाहिर है उसमें चीफ साहब ने आज ये कहा कि स्टील मिल गवर्नमेंट चलाए, लेकिन उसके लिए ये जो मुलाजमीन है इनको निकाला जाए। क्या बात क्या हुई, किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी? असल में समी साहब, ये एक मुलाजिम थे जो स्टील मिल के ही थे, जरदाद अब्बासी, वो प्रमोशन के लिए आए हुए थे। तो जब उनका केस आया तो चीफ साहब ने देखा कि तो स्टील मिल का ही केस है, तो फिर चीफ साहब ने जो कहा कि हुकूमत से पहले रिपोर्ट तलब की है कि आप बताएं कि आप स्टील मिल की बहाली के लिए और स्टील मिल को फाल करने के लिए हुकूमत जो है वो क्या इकदाम कर सकती है। उसके साथ साथ फिर चीफ जस्टिस ने कुछ अपनी तौर पे सजेशन या तजावीज़ भी दी कि जो पुराने मुलाजमीन हैं उनको घर बैठ कर खाने की आदत पड़ गई है और वो काम नहीं करते, शायद इसी वजह से जो है वो खसारे में जा रही है, और लगता यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि वफाकी हुकूमत को तमाम अपना बजट जो है वो स्टील मिल पे ही लगाना पड़ जाए। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि लेकिन तैयब, जो मुलाजमीन हैं जी, वो तो अपनी उनकी जो जॉब है वो आके वो करके चले जाते हैं। जो डिसीजन है मार्केटिंग के सामान कहाँ से आना है, कहाँ पर जो उसकी प्रोडक्शन देनी है, ये तो एग्जेक्टिव का काम है जो गवर्नमेंट लगाती है। और स्टील मिल के साथ ये हुआ है कि देखें, हुक्मरानों के अपने स्टील के कारोबार चलते रहे हैं, लेकिन स्टील मिल पाकिस्तान की खसारे में जाती रही है। और यहाँ पर मुमरेज़ साहब से हमने प्रोग्राम किया था तो उन्होंने ये बयान फरमाया था कि ये रज़ाक दाऊद साहब जो हैं ये बेसिकली सरमायादार हैं, एडवाइज़र हैं, और ये प्राइवेटाइज़ करना चाहते हैं और सस्ते दामों उसकी देखें ना 19,000 एकड़ तो ज़मीन है उसकी, अरबों रुपए की, तो करोड़ रुपए का एकड़ शायद ज़मीन का होगा वो तो। लेकिन अब वो अच्छा, फिर उसके जो शेयर्स हैं वो इतने डाउन कर दिए गए हैं खसारे की वजह से। जो 15 रुपए का या 20 रुपए का शेयर था अब वो -300 रुपए में है। तो गवर्नमेंट बेचेगी तो क्या? ये तो एक प्लानिंग के तहत उसकी प्रोडक्शन को कम करके उसको खसारे में डाल के यहाँ तक वो लेके आए हैं कि जी औने पौने दामों चली जाए। वो उन्होंने जिक्र भी किया था, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता किसी पे कि आरिफ हबीब ग्रुप जो है वो लेना चाहता है उसको। तो ये तो वो तो कहानी सारी और है तैयब। समी साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जानबूझकर स्टील मिल को जो है वो खसारे में डाला गया, और इसके साथ साथ इसके ऊपर जो इजाफी मुलाजमीन थे उनका बोझ डाला गया। लेकिन अगर क्योंकि हुकूमत की सिंसेरिटी, मैंने जो साबका हुकूमतें रही हैं उनकी इसमें संजीदगी नज़र नहीं आती थी। मैं आपको एक थोड़ा इसका बैकग्राउंड भी बता दूँ कि ये स्टील मिल जो है वो एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल है पाकिस्तान की, और इसको जो है वो रशिया की जानिब से लगाया गया था। अगर आप 2 साल या 3 साल पहले जो रशियन एम्बेसडर थे उनके भी बयान सामने है कि रशिया जो है वो फिर से रेडी है इसको दोबारा अपग्रेड करने में और इसको उठाने के लिए। लेकिन इसमें फिर हमें यही नज़र आता है कि हुकूमत की जो है संजीदगी जो है इसमें नहीं है। अगर हुकूमत संजीदा होकर सिर्फ रशिया से ही बात करे तो वो शायद इसको दोबारा जो है वो अपग्रेड जो है जदीद तकाज़ों के मुताबिक इसमें प्लांट भी लगा सकता है, वो सारा कुछ कर सकता है। और इस सवाल से ओपन ऑफ़र जो है वो रशियन साइड की मौजूद है, लेकिन जो कुछ करने की है वो हुकूमत पाकिस्तान को करना है। लेकिन आज चीफ जस्टिस ने जो है जो इसका नोटिस लिया है इस मुलाजिम वाले केस के अंदर, जो जरदार अब्बासी का प्रमोशन केस था, उसमें उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर हुकूमत से जो है वो जवाब तलब किया है कि हुकूमत जो है वो हमें बताए कि आया वो स्टील मिल को चलाने में संजीदा है या नहीं है। और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा अगर हुकूमत चलाना चाहती है तो फिर जो नए मुलाजिम हैं, जो वर्कर्स हैं, जो काम करना चाहेंगे, जो फाल किरदार अदा करेंगे, सिर्फ उनको ही रखा जाए। बड़ा ज़बरदस्त ये फैसला है और मैं समझता हूँ कि ये चीफ जस्टिस साहब ने ये वो कदम उठाया है जो उठाना चाहिए था, क्योंकि एग्जेक्टिव हमें एक जगह पर एक पज़ल में पड़ी हुई नज़र आ रही है और इतना पाकिस्तान का ये बड़ा एसेट है जो ज़ाया होता हुआ चला जा रहा है और इसको प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब ने जो इसका नोटिस लिया है, हुकूमत से जो जवाब तलब किया है, मुझे ये लगता है कि बात अब सही जगह पे पहुंच गई है। क्यों तैयब? अब जब हुकूमत पाकिस्तान जवाब देगी और जस्टिस गुलजार के सामने ये होगा जिस तरीके से उन्होंने कराची में
वो जो सारी तजावज़ात को ख़त्म कराया है सदर में से, सर्कुलर रेलवे को जिस बहादुरी से वो बहाल कराने की कोशिश कर रहे हैं, कराची का जो हुस्न है उसको बहाल कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्टील मिल की तरफ अब अगर उनकी नज़र पड़ी है तो मैं समझता हूँ ये बारिश का पहला कतरा है। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मसले को टेकअप करने जा रही है। मुझे तो लगता है कि स्टील मिल के जो मुलाजमीन हैं, अल्लाह ताला ने उनकी फरियाद सुन ली है और ये बात चीफ जस्टिस साहब के दिल में डाल दी कि उस केस पे उन्होंने हुकूमत से नोटिस किया और उनसे जवाब तलब किया है। बहरहाल यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा और वापस आते हैं तो अपने मेहमानों के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। एक और बड़ी अहम ख़बर है कि सऊदी अरब ने ये कहा है तमाम पाकिस्तानियों समेत जो उम्रा वीज़े पर हैं और जो अकामा होल्डर्स हैं कि वो 72 घंटे के अंदर अंदर मुल्क छोड़ दें। है तो ये आर्जी हुक्म, लेकिन मुर्तज़ा इससे तो लाखों की तादाद में पाकिस्तानी मुतासर होंगे। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे। एक दो तरह से इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि एक तो इस वक्त जो एविएशन इंडस्ट्री है बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी है, ना कहीं के पे कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। कोई इस तरह के अहकामात से एक तरफ वो उन लोगों को निकाल या ये स्पेशल फ्लाइट चलाने का सोच रही है पाकिस्तानियों को लाने तो ज़ाहिर है कि हम, लेकिन वो कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकेंगे। दूसरी बात ये है कि वहाँ से वो लोग निकलेंगे, कुछ लोग वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे, या सूरत हाल होगी। ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। इस तरह के फ़ैसले जो हैं या तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एतमाद में लेके उनसे बात करके की जाते, क्योंकि पूरी दुनिया में लेबर मौजूद है और वहाँ के लेबर लॉज के मुताबिक उन्हें इस तरह से एकदम फारग नहीं किया जा सकता। और अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई अच्छा, मुझे ये नहीं पता अगर आपने देखा हो कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, तमाम अकामा होल्डर्स के लिए, ये तमाम लोगों के लिए है, जो जहाँ से जो जिस मुल्क से भी है, सब चले जाएं, जिधर से भी वो लोग हैं। यानी कि इंडिया से जो है अकामा वाले वो इंडिया वापस चले जाएं, श्रीलंका वाले श्रीलंका चले जाएं, बांग्लादेश वाले बांग्लादेश चले जाएं। जी, मुतासरीन जो हैं इसके उन मुतासरीन, यानी कि वो ये चाहते हैं कि ये कोरोना वायरस से कोई मुतासर ना हो और आगे उसके बाद, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ हैं, अगर खुदा न खासा वहाँ पे ये वबा फैल जाती है और वहाँ पे खुदा न खासा को डेथ टोल ज़्यादा हो जाए, तो उसमें जो लेबर लॉज के मुताबिक उन लोगों को उन्होंने कंपनसेशन देनी है, उनको वहाँ के इंतज़ामात करने हैं, घर में जो कुछ देना है, असल ये फैक्टर्स भी काउंट होते हैं लेबर के उसमें, कि अगर ये इस तरह से होगा तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। इससे बेहतर ये है कि उनको जिन लोगों को उन्होंने टिकट आज से 6 महीने बाद देना था, उनको अभी टिकट दिया जाए कि आप जाएं, जब दोबारा काम खुलेगा तो आपको दोबारा बुला लिया जाएगा। इसका तो जो एडवर्स इफेक्ट होगा, हम कल परसों भी ये बात कर रहे थे, जो फॉरेन रेमिटेंस आता है पाकिस्तान का, वो तो यही अकामा होल्डर जो ये काम करते हैं वो भेजते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा ब्लो होगा पाकिस्तान के लिए। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट और सऊदी अरब की बात करें, पूरी दुनिया में वैसे पाकिस्तानी मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा हिस्सा है हमें रेमिटेंसेस का, वो ये 2 जगहों से आता है, हमें मिडिल ईस्ट से आता है और सऊदी अरब से आता है। और खुदा न खासा जो सूरत हाल डेवलप हो रही है उसमें वो होता है, तो एटलीस्ट जो हमारा रेमिटेंसेस का कट है वो कम अज़ कम 60-70% कट आने का अंदेशा है। अगर ये फुली इम्प्लीमेंटेशन इसका कर दिया जाता है, सऊदी अरब में होगा तो उससे तकरीबन 20% का फ़र्क पड़ेगा। इतना ही उनका शेयर है पाकिस्तान के रेमिटेंसेस में जो वहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं। और मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा है, मिडिल ईस्ट में तकरीबन 6-6.5 लाख। अभी तो सिर्फ सऊदी अरब ने ऐलान किया है, बाकी ममालिक ने तो नहीं कोई ऐलान किया निकाल। बिल्कुल इस तरह ही है, लेकिन उमूमी तौर पे होता यही है कि एक फ़ैसला किया जाता है, उसको देखा देखी फिर बाकी ममालिक के लोग भी जो हैं वो उसको फॉलो करते हैं। तो ये इसी जो इनके कंसल्टेंट्स होते हैं लेबर कंपनीज़ के, वो इस तरह के मशवरे इनको देते हैं। वो ये नहीं देखते कि इन लोगों के मुस्तकबिल के ऊपर क्या असरात होंगे, अगर वो वहाँ लोग कोई इन्फेक्टेड है वो वापस जाएंगे तो वहाँ क्या लेके जाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल का सामना है। तो ये मुल्क के लिए भी, अवाम के लिए भी और तमाम लोगों के लिए ख़तरे की घंटी है और इस पर फ़ौरी तौर पर एक्टिवेट करना चाहिए हमें अपनी वज़ारत ख़ारजा को, और वो उनसे बातचीत करें और इसके ऊपर रिक्वेस्ट की जाए उनसे कि ये इस तरह का फ़ैसला जो है वो एटलीस्ट पाकिस्तान के लिए, वो बरादर इस्लामी मुल्क है, उनके लिए इस तरह का फ़ैसला ना किया जाए। और बेशक कुछ चीज़ें लिखने लिखाने की हैं, बात करने की हैं, लेकिन अगर कोरोना वायरस के ख़तरे के पेश नज़र उन्होंने ये फ़ैसला किया है
तो वो तो फिर उसमें तो कोई मेरा नहीं ख्याल कि गुंजाइश होगी कि वो इसको रिविज़िट करें जब तक ये मामला काबू में नहीं आ जाता। देखिए, रिविज़िट इस तरह से हो सकता है कि वहाँ पे अब तो वो लोग वहाँ मौजूद हैं और उन लोगों का मिलना जुलना भी ऐसा नहीं है। कुछ कंपनीज़ में वहाँ चाइनीज़ भी हैं। वहाँ अगर ऐसी कंपनीज़ में उनको ये लगता है कि इस तरह की सूरत हाल खुदा न खासा किसी जगह डेवलप हो सकती है, वहाँ के लिए वो कर सकते हैं। लेकिन जो लोग आम लेबर सऊदीज़ के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, सऊदी अरबिया के जो लोग हैं, उनके कारोबारी लोगों के साथ जो इन्वॉल्व हैं। आपकी ये बात सही है कि हमारी वजारत ख़ारजा को, ओवरसीज़ मिनिस्ट्री को, प्राइम मिनिस्टर साहब को ये मामला उठाना चाहिए सऊदीज़ के साथ, क्योंकि बड़ा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तो यहाँ पर ये कह के गए थे कि मैं पाकिस्तानियों का एम्बेसडर हूँ जी, मैं सफ़ीर हूँ उनका। तो मुझे लगता है कि अगर ज़ाहिर उन्होंने एक बड़ा ये ब्लैंकेट एक डिसीजन है, लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी बात करे उनसे तो शायद इसमें कोई बेहतरी की सूरत हाल निकल आए। इसमें डर खौफ यही है ना जी कि अगर खुदा न खासा एक मुल्क ने किया है कि बाकी लोग ना ये इसको मिसाल बना दें, और अगर इस तरह से शुरू होता है, क्योंकि इस वक्त मिडल ईस्ट में जितने प्रोजेक्ट्स बड़े चल रहे हैं उनमें इंजीनियर्स चाइनीज़ हैं, उनमें जो आर्किटेक्चर हैं वो चाइनीज़ हैं, जो बाकी मेन लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो चाइनीज़ हैं, लेबर हमारे लोग हैं और लेबर इस खिते के लोगों की है। तो ये बड़े बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया तैयब बलोच। नाज़रीन, ये तज्ज़िया बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि खुदा ताला इस आफत से महफूज रखे, इस बीमारी से सबको महफूज करे, और जो इक़्तिसादी मामला जिस तरह से ख़राब हैं, स्टॉक मार्केट्स आज पूरी दुनिया की जिस तरह से बैठी हैं, हमारी स्टॉक मार्केट भी 1500 पॉइंट नीचे चली गई, दूसरी दफ़ा उसको हॉल्ट किया गया। इंडिया की तो 3000 पॉइंट्स के लगभग नीचे चली गई। डॉ जोन्स जब खुली है अमेरिका की स्टॉक मार्केट न्यूयॉर्क की, तो खुलते ही वो भी 2000 के लगभग या 1800 पॉइंट्स के लगभग नीचे आए। बहरहाल एक बड़ी ये एक अफरा तफरी की सूरत हाल है। अल्लाह हम सब पर रहम करे। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।